हे वेलकम टू योर अनदर पॉलिटी क्लास वीडियो। अभी तक हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स एंड आज भी हम वही कंप्लीट करेंगे। एंड द गुड न्यूज़ इज आज की क्लास में आपके फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो फंडामेंटल राइट्स में हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू। देन हमने डिटेल में आर्टिकल्स पढ़ लिए थे फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 28, जिसमें हमने आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन की थी। देन आर्टिकल 13 था, आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 टू 22 right to freedom, article 23 and 24 right against exploitation, then article 25 to 28 right to religion, then article 29 and 30 हम पढ़ेंगे, that is protection of interest of minorities, and then article 32 constitutional remedies, then certain writs पढ़ेंगे हम, and then article 31 जो बीच में रह गया है वो एक्चुअल में एक फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 31 तो रिपील हो गया है, बट देयर आर सर्टेन सब पार्ट्स ऑफ आर्टिकल 31, दोज आर आर्टिकल 31A, B and C, and those are considered to be exceptions to fundamental rights. वो भी हम पढ़ेंगे। then significance of fundamental rights, criticism, and then closing. Okay, so let's article 29. Article 29 is protection of interest of minorities. अगर हम definition की बात करें, that any section of citizens residing in any part of India having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. Applies to the group. ये भी आपको देखना है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए होगा, ये ग्रुप पे अप्लाई होता है। जो ये पर्टिकुलर प्रोविजन हमारे पास दिया हुआ है कि कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन है जो इंडिया के किसी भी पार्ट में रह रहा है, उसका कोई अपना एक कल्चर है, कोई लैंग्वेज है, कुछ भी है, तो उसके पास राइट है कि वो उसको कंजर्व कर सकता है। देन अगर हम इसकी सेकंड प्रोविजन की बात करें तो नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। यहाँ पर आपको देखना है, अगर कोई प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, कोई भी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर किसी माइनॉरिटी को एडमिशन अगर नहीं मिलता है तो वो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली नहीं अप्रोच कर सकते, क्योंकि वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ओनली वो इंस्टीट्यूशंस जिन्हें स्टेट मेंटेन कर रहा है या फिर स्टेट के फंड से वो मेंटेन हो रहा है, वहाँ पर किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जा सकता एडमिशन, और ये इंडिविजुअल पर भी अप्लाई होता है। मतलब कोई इंडिविजुअल को अगर डिनाई किया जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। Supreme Court held that scope of this article is not restricted to minorities only, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो आर्टिकल 29 ऊपर उसके ब्रैकेट में दिया हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, वहाँ पर हमने माइनॉरिटीज लिखा हुआ है, बट ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं होती है। ये जो है हम शॉर्ट में लिख देते हैं लर्न करने के लिए। एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो आपकी जो नीचे लिखी हुई है वो होती है, और वहाँ पर माइनॉरिटी वर्ड कहीं भी आपका दिया नहीं हुआ है। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29 का जो स्कोप है वो सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए नहीं है, वो सभी सेक्शन पे जो है वो एक्सटेंड होता है, माइनॉरिटीज पे भी एंड देन मेजॉरिटीज पे भी। देन पॉलिटिकल स्पीचेस और जो प्रोमिसेस किए जाते हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेजेस, जैसे आपको पता है इलेक्शन होते हैं, आजकल चल भी रहे हैं इलेक्शन। सो अगर किसी एरिया में किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पर कोई पार्टी अपना पोर्टफोलियो देती है या फिर कोई स्पीच देती है और वो बोलते हैं कि हम आपकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसको जो है करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने की बात कर रही है जो कि आर्टिकल 29 के अंडर आता है। देन इस पे रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं पब्लिक ऑर्डर के लिए, मोरालिटी के लिए, मतलब ये तो आपको पता ही है, कॉमन सेंस है। देन आर्टिकल 30 की बात करते हैं, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 29 आपका पर्टिकुलरली जो है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी से रिलेटेड था, सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड नहीं था, उसका स्कोप जो है बहुत वाइड है। बट आर्टिकल 30 आपका जो है स्पेसिफिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से डील करता है। अप्लाइज टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जैसा कि हमने आर्टिकल 29 में पढ़ा कि वो सिर्फ माइनॉरिटी पर ही अप्लाई नहीं होता है, मेजॉरिटी पर भी होता है, बट आर्टिकल 30 आपका स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज के लिए ही है। और कौन सी माइनॉरिटी है? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, या तो वो लोग जो रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से माइनर है या फिर जो लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से माइनर है, जो इकोनॉमिकली माइनर है, उन पे ये अप्लाई नहीं होता है। ऑल माइनॉरिटीज के पास राइट है कि वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे आपको पता होगा मुस्लिम जो है वो मदरसे जो है उनको एस्टेब्लिश भी करते हैं, एडमिनिस्टर भी करते हैं, सो ये उनका राइट है, फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 30। Then compensation amount है fixed by state for the compulsory acquisition of any property of minority
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शैल नॉट रेस्ट्रिक्ट टू एब्रोगेट द राइट गारंटीड टू देम। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने राइट टू प्रॉपर्टी पढ़ा था आर्टिकल 19(1) के अंदर, देन आर्टिकल 31 भी है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, वो भी राइट टू प्रॉपर्टी से डील करता है। सो इनके अंदर क्या था कि अगर स्टेट को किसी की भी प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है तो उसके लिए स्टेट को कॉम्पेंसेशन करना पड़ेगा। तो स्टेट की ये जो ऑब्लिगेशन थी उसको कॉम्पेंसेशन करना पड़ता था। उस ऑब्लिगेशन को खत्म करने के लिए आर्टिकल 19(1) में जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको एंड देन आर्टिकल 31 को रिपील कर दिया था। बट जो आर्टिकल 19(1) का और जो आर्टिकल 31 को रिपील किया गया था बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, उसने साथ में ये भी ऐड किया था कि हम इसको रिपील तो कर रहे हैं बट स्टिल आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंडर जो माइनॉरिटी को राइट दिए हुए हैं एंड आर्टिकल 30 के अंडर माइनॉरिटीज जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगी, अगर गवर्नमेंट उनकी प्रॉपर्टी एक्वायर करती है तो गवर्नमेंट को उनको कॉम्पेंसेशन अभी भी देना पड़ेगा। मतलब कि कॉम्पेंसेशन की ऑब्लिगेशन खत्म हो गई थी एक्सेप्ट फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस established by minorities. In granting aid, the state shall not discriminate against any educational institution managed by a minority. मतलब कि स्टेट ने सपोज एड देना है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, मतलब जो माइनॉरिटी है वो खुद इतना कैपेबल नहीं है, उसके पास खुद इतने पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपना इंस्टीट्यूशन रन कर सके। सो स्टेट अगर एड कर रहा है तो स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, स्टेट इक्वली सब माइनॉरिटीज को एड प्रोवाइड करेगा। The right under Article 30 also includes the right of a minority to impart education to its children in its own language. मतलब क्या है कि उन्होंने अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो सेटअप कर लिया, उसमें लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है वो भी वो खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। देन हम आते हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो लिखा गया है आर्टिकल 30 में वो एक्चुअल में है कौन कौन से। वो इंस्टीट्यूशन दैट सीक रिकॉग्निशन एज वेल एज एड फ्रॉम द स्टेट, जिनको रिकॉग्निशन एंड एड दोनों के दोनों स्टेट से मिले हुए हैं। वो इंस्टीट्यूशन जिन्होंने एड नहीं लिया है उनको कैपेबल हैं कि रन कर सकते हैं बट उनको रिकॉग्निशन किसने दी हुई है, स्टेट ने। देन इंस्टीट्यूशन जिन्होंने ना तो स्टेट से रिकॉग्निशन लेते हैं और ना ही एड लेते हैं, वो सब के सब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में कवर होंगे। देन 1 and 2 आर सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी पावर ऑफ स्टेट, मतलब जो स्टेट है वो फर्स्ट एंड सेकंड टाइप के इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट कर सकती है क्योंकि स्टेट ने उन्हें रिकॉग्नाइज किया है। देन थर्ड टाइप को जो है स्टेट वो रेगुलेट नहीं कर सकती। रेगुलेट नहीं कर सकने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही रेगुलेट नहीं कर सकती है। फर्स्ट एंड सेकंड को तो वो बिल्कुल अच्छे से रेगुलेट कर सकती है कि सिलेबस क्या होना चाहिए, एकेडमिक स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ, सो एंड सो। और थर्ड में क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेशन तो खुद से रन कर सकते हैं, मतलब अपना स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है वो खुद से देख सकते हैं बट वहाँ की कंडीशंस कैसी होंगी, सिलेबस एंड टीचर्स वगैरह जो है वो गवर्नमेंट देख सकती है। अभी अभी आपने थोड़ा टाइम पहले करंट अफेयर में ये पढ़ा भी होगा कि एक ऐसा ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे गवर्नमेंट ने टीचर के लिए स्टैंडर्ड्स रखे थे कि हम जो है टीचर को अपॉइंट करेंगे, आप स्टडी के स्टैंडर्ड के हिसाब से टीचर को अपॉइंट नहीं कर पा रहे हो। देन इस बात पे आर्टिकल 30 बीच में आया था कि आर्टिकल 30 के अंडर माइनॉरिटीज के पास अपने राइट्स हैं, बट जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि उनके पास अपने राइट हैं बट स्टिल जो स्टेट है वो रेगुलेट कर सकती है टू एंश्योर द बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का पर्पस क्या है, बच्चों को पढ़ाना है। तो अगर उनको जो एजुकेशन दी जा रही है इसकी क्वालिटी को अच्छा करने के लिए अगर गवर्नमेंट टीचिंग स्टाफ को रिक्रूट कर भी रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस की। ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया है आर्टिकल 30 में कि जो राइट कन्फर किया गया है माइनॉरिटी के ऊपर अंडर आर्टिकल 30 इज ओनली टू एंश्योर इक्वालिटी विद द मेजॉरिटी। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने आर्टिकल 14, 15, 16 में ये पढ़ा, आर्टिकल 15 और 16 में जो रिजर्वेशन दिया हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन जो है वो राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है, बट रिजर्वेशन राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं है। रिजर्वेशन किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, जो अनइक्वल्स है उनको इक्वल करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। सिमिलरली यहाँ पर माइनॉरिटी को मेजॉरिटी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आर्टिकल 30 नहीं रखा गया है, माइनॉरिटी को मेजॉरिटी की इक्वल लाने के लिए ये आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया है। देन रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई हियर ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर भी है। रिस्ट्रिक्शंस आप पढ़ ही चुके हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें
बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट उनको रेगुलेट कर सकती है। द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज नॉट एब्सोल्यूट नहीं है। एकेडमिक एक्सीलेंस को मेंटेन करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेटरी मेजर ले सकती है। केस स्टडी लेटर में इसलिए लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि करंट अफेयर में अभी ये मामला चल रहा था, और इससे पहले की जो क्लासेस हैं अगर आपने देखी हैं तो मैंने बहुत सारी केस स्टडी आपकी छोड़ दी हैं। मैंने आपको बोला था कि फंडामेंटल राइट्स खत्म होने के बाद एक क्लास में हम सबके सब जो करंट अफेयर में केस चल रहे हैं रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स वो एक साथ कर लेंगे, सो ये भी हम बाद में कर लेंगे। Then extension of aid by state does not alter the nature and character of minority educational institution, मतलब कि जो educational institutions है वो अगर state से aid ले रहे हैं वो ठीक है, बट अगर state उनको aid दे रहा है तो state ये नहीं बोल सकता कि हम आपको aid provide कर रहे हैं तो आप जो है हमारे हिसाब से चलेंगे। रेगुलेट कर सकता है फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बट उसका नेचर चेंज कर सकता। देन आर्टिकल 32 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट जो है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब क्या है कि कोई भी फंडामेंटल राइट है जिसके रिगार्डिंग आपको लगता है कि वो वायलेट हुआ है तो उसके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। द सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होगी कि वो डायरेक्शंस इशू कर सकता है, ऑर्डर्स दे सकता है, देन रिट भी इशू कर सकता है किसी भी फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए। अब डायरेक्शंस एंड ऑर्डर्स क्या होता है वो आपको पता है, रिट क्या होता है वो नहीं पता है, वो इसके बाद हम पढ़ेंगे। पार्लियामेंट जो है किसी अदर कोर्ट को भी एम्पावर कर सकती है, मतलब आर्टिकल 32 में तो ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो रिट इश्यू कर सकता है, बट पार्लियामेंट जो है वो एम्पावर कर सकती है किसी भी अदर कोर्ट को कि वो डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स जो है दे सकता है किसी भी काइंड की। प्रेजेंटली ये जो पावर है वो कन्फेयर की गई है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फॉर फंडामेंटल राइट्स, और हाई कोर्ट को भी दी गई है, बट वो फंडामेंटल राइट्स के लिए वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब क्या है कि जो रिट्स है वो सुप्रीम कोर्ट भी इश्यू कर सकता है और हाई कोर्ट भी इश्यू कर सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट जो रिट इश्यू करेंगे आपके फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन के लिए वो खुद में एक फंडामेंटल राइट है। समझ रहे हो ना आप? मतलब कि अगर सपोज आपका आर्टिकल 14 वायलेट हुआ है, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में गए हो, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद आपने बोला कि हमारा जो है आर्टिकल 14 वो वायलेट हुआ है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट इश्यू करेगा, ठीक है। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर को एक्सरसाइज किया है, रिट को इश्यू किया है, वो खुद भी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 32, दैट इज कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। बट अगर आप सुप्रीम कोर्ट में ना जाकर हाई कोर्ट में गए हो कि हमारा आर्टिकल 14 जो है वायलेट हुआ है तो आप एक्शन लीजिए, और हाई कोर्ट ने आपके लिए रिट इश्यू कर दिया है, तो वो ठीक है, बट वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब क्या कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को तो रिट इश्यू करनी ही पड़ेगी, एक्शन लेना ही पड़ेगा, बट अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट आपको मना भी कर सकता है कि ये आपका फंडामेंटल राइट तो है नहीं, तो जरूरी नहीं है कि हमें एक्सरसाइज करना ही है, तो वो मना भी कर सकते हैं आपको एक्शन लेने से, बट सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाना आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मीनिंग है ए फंडामेंटल राइट है, नोट एंड एफआर लिखने का। देन रेस्ट्रिक्शंस की हम बात करते हैं। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, सबके सब आर्टिकल्स, सबके सब फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 19 इन केस ऑफ इंटरनल रेबिलियन, बाकी सबके सब आपके सस्पेंड हो सकते हैं। सो एज आर्टिकल 32 वो भी इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड हो सकता है, ये ओनली रेस्ट्रिक्शन है। देन ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी अबाउट आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट को जो है एज डिफेंडर एंड गारंटर माना गया है ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। अब आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि डिफेंडर एंड गारंटर कौन है फंडामेंटल राइट्स का, और क्वेश्चन और ऑप्शंस में सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों दिया हुआ है, देन राइट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। अगर आप कोई बुक फॉलो कर रहे हैं, कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं पॉलिटी की, कुछ बुक्स में कॉन्स्टिट्यूशन को भी एज डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स लिखा हुआ है। अगर ऑप्शंस में अकेला कॉन्स्टिट्यूशन है then that will be right answer। अगर सुप्रीम कोर्ट है अकेला that will also be a right answer, but अगर सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों दिए हुए हैं then सुप्रीम कोर्ट will be the right answer। okay, only the fundamental rights guaranteed by constitution can be enforced under article 32।
मतलब क्या है कि आर्टिकल 32 में आपको क्या दिया हुआ है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। नॉन फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, स्टेट्यूटरी राइट्स, कस्टमरी राइट्स और जो भी राइट्स होते हैं उनके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। इन केस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो जुरिस्डिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की वो ओरिजिनल होती है बट एक्सक्लूसिव नहीं होती है। ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन होती है जो हम सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक्सक्लूसिव क्या होता है कि किसी चीज का राइट सिर्फ और सिर्फ उसी के पास होना। अब फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए जो राइट है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि हाई कोर्ट भी रिट्स, डायरेक्शंस और ऑर्डर्स को इश्यू कर सकता है फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कर सकता है, उसकी मर्जी है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव पावर नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। देन सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि जो हाई कोर्ट है अंडर आर्टिकल 226 आपको रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है। हमने भी अभी पढ़ा है कि हाई कोर्ट जो है वो भी आपको फंडामेंटल राइट के लिए एक्शन ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ले सकता है। तो जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है उसको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है एक ही, आपको पता है हाई कोर्ट बहुत सारे हैं। तो अगर आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाने से मैटर सुलझ जाता है तो क्यों ना हाई कोर्ट ही जाया जाए। अगर हाई कोर्ट मना कर देता है अपनी पावर को एक्सरसाइज करने से, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं रिट्स की। रिट्स क्या होते हैं, a form of written command in the name of a court or other legal authority to act or abstain from acting in a particular way। मतलब कि रिटर्न में कोई कमांड दिया है इन द नेम ऑफ, या तो किसी कोर्ट के लिए या फिर किसी अदर लीगल अथॉरिटी के लिए, कि या तो वो एक्ट करे या फिर कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए वो उसको रोके, ठीक है। रिट्स जो है ऑर्डर और डायरेक्शन से ऐसे अलग है। ऑर्डर और डायरेक्शन किसी पर्टिकुलर पर्सन को भी दिए जा सकते हैं जो कि लीगल पर्सन नहीं है, बट जो रिट्स हैं वो पर्टिकुलरली कोर्ट्स और लीगल अथॉरिटी के लिए ही रखे हुए हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट को, अनदर कोर्ट्स या फिर किसी लीगल अथॉरिटी को कोई भी कमांड देनी है कि आप ये एक्शन लीजिए या फिर ये जो आपने एक्शन लिया है इसको अंडू कीजिए, उसके लिए आपके रिट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास रिट्स इश्यू करने का पावर है अंडर आर्टिकल 32 जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, एंड हाई कोर्ट के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 226 जो कि एक फंडामेंटल राइट नहीं है, सिंपल राइट है। देन ये जो रिट्स थी वो बोरो की गई थी कहाँ से, इंग्लैंड से। इंग्लैंड में इन रिट्स को प्रेरोगेटिव रिट्स बोला जाए। देन हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन पावर्स ऑफ एससी एंड एचसी विद रिस्पेक्ट टू रिट्स। हमने अभी पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट भी रिट्स इश्यू कर सकता है, हाई कोर्ट भी रिट्स इश्यू कर सकता है। देन डिफरेंस क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है रिट्स इश्यू कर सकता है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए, हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स एंड ऑर्डिनरी लीगल राइट्स दोनों के लिए रिट्स इश्यू कर सकता है। हमने पढ़ा ना आर्टिकल 32 में के अंडर जो सुप्रीम कोर्ट है रिट्स इश्यू करेगा ओनली एंड ओनली फंडामेंटल राइट्स के लिए ही इश्यू करेगा। देन जुरिस्डिक्शन की हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, पूरे इंडिया में जो है सुप्रीम कोर्ट मतलब कहीं के भी रिगार्डिंग डिसीजन ले सकता है, बट जो हाई कोर्ट है उसको जो टेरिटरी असाइन की गई है नॉर्मली सिंगल स्टेट, नॉर्मली एक हाई कोर्ट को सिंगल स्टेट दिया जाता है, बट कई बार जॉइंट हाई स्टेट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हरियाणा और पंजाब का सिंगल हाई कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ में है, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट उसको बोलते हैं, बट नॉर्मली एक हाई कोर्ट को एक स्टेट दिया जाता है, उसकी जुरिस्डिक्शन उतनी ही होती है। सुप्रीम कोर्ट जो रिट इश्यू करता है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए हमें मना नहीं कर सकता। हाई कोर्ट जो रिट इश्यू करता है वो एक एफर नहीं है, उसके लिए हाई कोर्ट हमें मना कर सकता है। देन टाइप्स ऑफ रिट्स की हम बात करते हैं। फर्स्ट वन इज हेबियस कॉर्पस। एक मूवी आई थी दृश्यम अजय देवगन की, उसमें उसने हेबियस कॉर्पस को मेंशन किया था। अगर आपने मूवी देखी है, आई डोंट नो आपने नोटिस किया है या नहीं किया है, और अगर आप दोबारा देखते हो नोटिस करना, उसमें ही मेंशन्ड है। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या है, मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ, इट इज एन ऑर्डर इश्यूड बाय द कोर्ट टू अ पर्सन हु हैज डिटेन, यहाँ पर पर्सन का मतलब लीगल पर्सन है, ठीक है, हु हैज डिटेन अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ लैटर बिफोर इट। बॉडी ऑफ लैटर का मतलब डेड बॉडी नहीं है, जिंदा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन ने मतलब किसी को डिटेन किया हुआ है, सपोज अगर किसी को डिटेन कर दिया है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन हमने पढ़ा था ना, तो अगर किसी पॉलिटिकल पर्सन ने किसी अनदर पर्सन को डिटेन कर दिया है,
तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है हीबियस कॉर्पस की रिट का यूज करते हुए उस पॉलिटिकल पर्सन को बोल सकता है कि उसको हमारे पास लेकर आइए। ये मतलब है हीबियस कॉर्पस का। दिस रिट इज अ बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन। मतलब कि डिटेंशन जो है एक बहुत बड़ी बात है और डिटेंशन जो है वो क्रिटिसिज्म भी मानी जाती है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। तो जो आर्बिट्रेरी डिटेंशन ना हो सके, मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई लीगल पर्सन किसी अनदर पर्सन को अपनी पावर का मिसयूज करते हुए डिटेन ना कर दे, उसके लिए और इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है रिट रखी गई है। then can be issued against both public authorities as well as private individuals। किसी private individual के against भी हो सकता है। private individual again यहाँ पे normal person नहीं है, legal person है। suppose किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी person को detain करके रखा है, उसको detain किया है, या फिर किसी और अदर person ने जो कि गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, तो वो जो है मतलब उसके अगेंस्ट भी हेबियस कॉर्पस को इश्यू किया जा सकता है, वो एक लीगल पर्सन है। Can't be issued where the detention is lawful। अगर कहीं पे डिटेंशन लॉफुल है, मतलब कि लॉ के चलते किया गया है, वहां पर ये रिट इश्यू नहीं होगी। द प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और अ कोर्ट। किसी कोर्ट को या किसी लेजिस्लेचर का कंटेम्प्ट किया गया है, इसके लिए डिटेन हुआ है, तो भी ये रिट वहां पर इश्यू नहीं होगी। डिटेंशन इज बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। किसी कोर्ट ने खुद ही डिटेन किया है, वहां पर नहीं होगी। डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। सपोज आप हाई कोर्ट में जाते हैं, आप असम के हाई कोर्ट में जाते हैं और आप वो जो है उसकी जितनी जुरिस्डिक्शन है सिर्फ वहां पे ही वर्क कर सकता है, वो तमिलनाडु के पर्सन के लिए हीबियस कॉर्पस की रिट को इश्यू नहीं कर सकता। उसके लिए या तो आप तमिलनाडु के हाई कोर्ट में जाएंगे या फिर आप सुप्रीम कोर्ट में। देन नेक्स्ट रिट इज मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब है वी कमांड। हम आपको कमांड देते हैं, कोर्ट जो है कमांड देता है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को एंड आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ड्यूटी दैट ही हैज फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। या तो कोई ऐसी ड्यूटी जो उसने परफॉर्म की ही नहीं है, या फिर उसने की है तो वो उसको परफॉर्म करने से फेल हो गया है, कर नहीं पाया है, तो कोर्ट उसको कमांड देगा कि आप अपनी ड्यूटी कीजिए, अच्छे से कीजिए। Can be issued against any public body, a corporation, an inferior court, a tribunal or government। कोई भी पब्लिक बॉडी हो, कॉर्पोरेशन हो, कोई भी इंफीरियर कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल हो, गवर्नमेंट हो, मतलब कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अगेंस्ट कर सकता है। देन ट्रिब्यूनल एंड गवर्नमेंट। cannot be issued against a private individual or body। मतलब ये किसी पब्लिक ऑफिस के लिए, कॉर्पोरेशन के लिए दिया जा सकता है, बट किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं बोला जा सकता कि आप ये काम नहीं कर रहे, कीजिए। टू एनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट पोजेस स्टैट्यूटरी फोर्स। आप डिपार्टमेंट को ऐसा कोई काम करने के लिए नहीं बोल सकते जो स्टैट्यूटरी नहीं है, लॉ से रिलेटेड नहीं है। जब ड्यूटी डिस्क्रिशनरी है, मतलब कि बंदे की मर्जी है कि करना है या नहीं है और मैंडेटरी नहीं है, तो उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है उसको एनफोर्स करने के लिए नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं कर सकते आप, स्टेट गवर्नर के अगेंस्ट नहीं कर सकते कि उसको ये काम करना था और उसने किया नहीं है, नहीं कर सकते, उनको स्पेशल इम्यूनिटीज होती हैं। अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी, कोई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, वो अपनी जुडिशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो एक्ट कर रहा है, तो उनको ये नहीं बोला जा सकता कि आपने ये काम अच्छे से नहीं किया है, इसको कीजिए। ऐसी स्पेशल इम्यूनिटीज इसलिए दी गई है सो दैट लोगों का फेथ बना रहे। अगर लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को या फिर सुप्रीम कोर्ट इंडिया के प्रेसिडेंट को, स्टेट गवर्नर्स को ऐसे ऐसे ऑर्डर दे रहा है, तो उनका ट्रस्ट नहीं रह जाएगा ना डेमोक्रेसी में, इसलिए स्पेशल इम्यूनिटी हुई है। देन नेक्स्ट रेट इज प्रोहिबिशन, मतलब कि रोकना। इशूड बाय हाई कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को कर सकता है, फिर ट्रिब्यूनल को कर सकता है कि आप जो काम कर रहे हैं ये आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है और आप इसे नहीं कर सकते हैं। ये जो है सिर्फ जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट ही इशू किया जा सकता है। क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज वो होती हैं जो इन नेचर जुडिशियल भी होती हैं, मतलब कुछ डिसीजन भी ले सकती हैं जुडिशरी से रिलेटेड, और कुछ और भी फंक्शन होते हैं उसके। फॉर एग्जांपल NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नीति आयोग हो गया आपका, वो भी क्वासी जुडिशियल है क्योंकि वो साथ साथ में कुछ और फंक्शन करती है, प्लानिंग वगैरह। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है नीति आयोग ने, वो फंक्शन भी करती है और साथ में डिसीजंस भी लेती है कुछ इंपॉर्टेंट। देन कांट बी इश्यूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज।
लेजिस्लेटिव बॉडीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडी, मतलब ओनली जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। सॉरी, ये जो आप रिट्स पढ़ रहे हैं ना, इसमें जो कैन बी इश्यूड अगेंस्ट एंड कैन नॉट बी इश्यूड अगेंस्ट, और फर्स्ट टर्म पे मैंने सबका मीनिंग लिखा है, प्रोविजन का मतलब है टू फॉरबिड, ये इंपॉर्टेंट है। रिट्स में आज तक मैंने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं मोस्टली मैच के क्वेश्चन आते हैं कि आप जो है टाइप ऑफ रिट्स को मैच कीजिए, या तो सबके मीनिंग लिख देते हैं कि मैच करो, या फिर ये लिख देते हैं कि इसको प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट किया जा सकता है, इसको नहीं किया जा सकता ये बताओ, या फिर इसको जुडिशियल के अगेंस्ट किया जा सकता है, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव के अगेंस्ट किया जा सकता है। सो बेसिकली आपका जो है मैच से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं रिट्स में से। देन नेक्स्ट वी हैव इज सर्टियोरारी, मींस टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। ये जो है वापस से वही हाई कोर्ट जो है किसी लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को बोलता है कि कोई भी जो केस है वो हमारे पास जो है वो ट्रांसफर कर दीजिए टू स्क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लैटर इन द केस। आपने बहुत बार देखा होगा कि कई बार जो एग्रीव्ड पार्टी होती है वो लोअर कोर्ट से जब डिसीजन आ जाता है और वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो हाई कोर्ट के पास चली जाती है, तो जो मतलब हायर लेवल ऑफ कोर्ट के पास चली जाती है, तो उस डिसीजन वो जो डिसीजन है अपोजिट आ जाता है बहुत सारे केस में, तो उसको स्क्वैश करने के लिए रिट इशू की जा सकती है। Then it is issued on the grounds of excess of jurisdiction or lack of jurisdiction or error of law, मतलब कि या तो किसी कोर्ट ने ऐसा कोई डिसीजन दे दिया जो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता था, तो उसके लिए जो है उसका ऑर्डर क्रैश हो सकता है, या फिर उसने डिसीजन देते टाइम लॉ को कंसिडर करने में कोई एरर कर दी है तब उसका ऑर्डर क्रैश हो सकता है। ठीक है, तो प्रोहिबिशन में क्या है, हम सिर्फ रोकते हैं जो कि सिर्फ प्रिवेंटिव है, लेकिन सर्टियोरारी जो है प्रिवेंटिव है, रोकती भी है गलत डिसीजन लेने से, एंड क्यूरेटिव, गलत डिसीजन को सही भी करेगी। कैसे, जो कोर्ट होगा वो बोलेगा ये ऑर्डर हमें दीजिए, ये केस हमें दीजिए, हम इसमें सही डिसीजन लेते हैं, सही वर्डिक्ट देंगे। देन कैन बी इश्यूड अगेंस्ट जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल, वो तो आपको पता ही है क्योंकि वही तो ऑर्डर देते हैं ना किसी केस से रिलेटेड, जुडिशियल क्वासी जुडिशियल बॉडीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। अगर वो कोई ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया है जो कि सही नहीं था तो उसको क्वैश किया जा सकता है। देन कांट बी इश्यूड अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी, क्योंकि वो ऑर्डर नहीं देते हैं, वो लॉ बनाते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज। ठीक है, देन क्यो वारंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, मतलब कि कोर्ट जो है किसी से पूछ सकता है कि आपने ये कैसे किया। इट इज इश्यूड बाय कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। वही है कि कोर्ट जो है वो पूछ सकता है, इंक्वायर कर सकता है कि आपने ये जो काम किया है कितना लीगल है, बताओ हमें। कैन बी इश्यूड ओनली इन केस ऑफ सब्सटेंसिव पब्लिक ऑफिस ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर, मतलब ये सिर्फ उन पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट ही इशू किया जाता है जो परमानेंट होते हैं। बॉडीज, कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जो टेम्परेरी बनती है थोड़े टाइम के लिए, उनके लिए नहीं होता, परमानेंट होती हैं जिनको किसी लॉ से बनाया गया है या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। एंड कांट बी इशूड इन केस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस, किसी मिनिस्ट्रियल ऑफिस के अगेंस्ट नहीं हो सकता और किसी प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट भी नहीं हो सकता है। अनलाइक द अदर 4 रिट्स, अभी तक जो हमने 4 रिट्स पढ़ी हैं, दिस कैन बी सोल्ड बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन, नॉट नेसेसरली बाय द एग्रीव्ड पर्सन। वो चारों क्या आती, किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हुआ है तो वही जाएगा। हीबियस कॉर्पस के केस में वही नहीं जा सकता क्योंकि उसको डिटेन किया गया, उसको कोई रिलेटिव चला जाएगा, बट इसमें कोई भी पर्सन जा सकता है। सपोज उसने किसी ऐसा पब्लिक ऑफिस का ऐसा कोई काम देखा जो कि नहीं किया जाना चाहिए था, तो वो कोर्ट जा सकता है और कोर्ट जो है वो आगे ये रिट कर सकता है। देन यहाँ पर हमारी रिट्स कंप्लीट होती हैं, आर्टिकल 32 कंप्लीट होता है। यहाँ तक हमारे फंडामेंटल राइट्स थे 6 जो कि कंप्लीट हो गए हैं। देन वी हैव आर्टिकल 33, 34, 35। ये हम फंडामेंटल राइट्स में किस लिए पढ़ते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड ही आर्टिकल्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। सो आर्टिकल 33 इज आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स। ये क्या कहता है, आर्टिकल 33 जो पार्लियामेंट है उसको एम्पावर करता है कि वो आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और कोई भी और एनालॉगस फोर्सेस जो हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता है, एब्रोगेट भी कर सकता है। अब आप सोचेंगे ये तो उनके साथ गलत हो रहा है, बट ये उनके साथ गलत नहीं हो रहा। ऐसा किस लिए हो रहा है कि वो अपने ड्यूटीज को प्रॉपरली डिस्चार्ज कर सके और उनके बीच में डिसिप्लिन मेंटेन रहे, ऐसा इसलिए किया जाता है। देन स्टेट लेजिस्लेचर जो है इस आर्टिकल के अंडर लॉ नहीं बना सकता है, ओनली पार्लियामेंट ही जो है वो इससे रिलेटेड लॉ बना सकती है।
और इसमें कौन कौन इंक्लूड होंगे, सिर्फ फोर्सेस इंक्लूड नहीं होंगे, उनके एम्प्लॉय जैसे आर्म्ड फोर्सेस के एम्प्लॉय बार्बर्स हो गए, उनके कारपेंटर्स हो गए, मैकेनिक्स हो गए, कुक हो गए, चौकीदार हो गए, बूट मेकर्स हो गए, टेलर्स हो गए, और कोई भी जो अदर पर्सन होंगे वो सब इसमें इंक्लूड होंगे फोर्सेस से रिलेटेड। जो पार्लियामेंट्री लॉ है आर्टिकल 33 के अंडर अगर बनता है तो वो कोर्ट मार्शल को भी रिट जुरिस्डिक्शन से बाहर निकाल सकता है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो क्या करती है, रिट इशू कर सकती है ना किसी भी कोर्ट के अगेंस्ट, अभी हमने पढ़ा। तो वो जो कोर्ट मार्शल होता है, कौन सा कोर्ट होता है, जो मिलिट्री लॉ के अंडर एस्टेब्लिश किए जाते हैं ट्रिब्यूनल, मतलब कि मिलिट्री के लिए जो कोर्ट होते हैं वो होते हैं ना, तो कोर्ट मार्शल को उनकी रिट जुरिस्डिक्शन से बाहर निकाल सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो वो आर्म्ड फोर्सेस और उनके एम्प्लॉयर्स के फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, एब्रोगेट कर सकता है। दूसरा, जो रिट जुरिस्डिक्शंस होती हैं सुप्रीम कोर्ट की, उसमें से कोर्ट मार्शल को निकाल सकता है। मतलब कि कोर्ट मार्शल ने ऐसा कोई डिसीजन लिया है जो कि सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आया है, तो पार्लियामेंट ये बोल सकती है कि हम आपकी रिट की जुरिस्डिक्शन से ही इस कोर्ट मार्शल को बाहर रख रहे हैं, तो आप इसके डिसीजन को क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक, नेक्स्ट वी हैव इज आर्टिकल 34 मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स। ये क्या कहता है, एक तो ये कॉन्सेप्ट लिया गया है इंग्लैंड से। दूसरा, अगर इंडिया की टेरिटरी के अंदर किसी भी एरिया में मार्शल लॉ लगा हुआ है तो वहां पे फंडामेंटल राइट्स पे रेस्ट्रिक्शंस प्लेस हो सकती हैं, और जो पार्लियामेंट है वो ही रेस्ट्रिक्शन प्लेस करेगा, और वो जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसको चैलेंज नहीं कर सकते। सपोज पार्लियामेंट ने कोई डिसीजन लिया, क्या है, मान लो किसी एरिया में मार्शल फोर्स लगा हुआ है और पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया कि वो आपसे काम करवा रही है और आपको पे भी नहीं कर रही है, तो आप बोलेंगे ये जो फोर्स्ड लेबर होती है आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है कि फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकते आपसे, उसके अगेंस्ट है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उस एरिया में मार्शल लॉ लगा हुआ है, और मार्शल लॉ जहाँ लगा होता है वहां पर आपके फंडामेंटल राइट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। बट मार्शल लॉ जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मार्शल लॉ की डिक्लेरेशन के लिए आप फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट हीबियस कॉर्पस जो है उसको सस्पेंशन नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पे मार्शल लॉ लगा दिया, किसी पर्सन को डिटेन कर दिया बहुत लंबे टाइम तक, हम जो है कह सकते हैं कि उस पर्सन को कोर्ट के सामने लाया जाए, हेबियस कॉर्पस तब भी वो करेगी। देन आर्टिकल 35 की हम बात करते हैं, इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 35 जो है कुछ फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करने के लिए बनाया गया है। मतलब क्या है कि अगर कोई भी स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट है, सपोज आर्टिकल 17 है, उसको इफेक्ट देने के लिए कोई लॉ बनाना पड़ता है तो वो सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी। स्टेट लेजिस्लेचर फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ नहीं बनाएंगे। स्टेट कोर्ट के पास, हाई कोर्ट स्टेट कोर्ट नहीं होते हैं। मैं आपको ये बात क्लियर कर देती हूँ, हाई कोर्ट आर नॉट स्टेट कोर्ट। हमारे कंट्री में सिंगल जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑल आर पार्ट ऑफ अ सिंगल जुडिशरी। उनकी जुरिस्डिक्शन नॉर्मली एक सिंगल स्टेट होती है, बट दैट डजंट मीन कि तमिलनाडु में जो हाई कोर्ट है वो तमिलनाडु का हाई कोर्ट है, नो। सुप्रीम कोर्ट जो है या फिर पार्लियामेंट जो है उसकी जुरिस्डिक्शन को चेंज भी कर सकती है, वो स्टेट का हाई कोर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो हाई कोर्ट्स हैं वो अपनी पावर, उनके पास कुछ पावर्स हैं, पर स्टेट लेजिस्लेचर के पास फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई भी पावर नहीं। देन रिपील्ड फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ने हैं। आर्टिकल 32 तक हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े। आर्टिकल 33, 34, 35 ये क्या थे, फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, बट फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आर्टिकल थे, तो हमने पढ़ लिए। देन हम पढ़ेंगे रिपील्ड फंडामेंटल राइट्स। वैसे हमारे पास 3 रिपील्ड फंडामेंटल राइट्स हैं। एक तो राइट टू प्रॉपर्टी, एक आर्टिकल 31, एक आर्टिकल 31D। आर्टिकल 31D हम नहीं पढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। एंड आर्टिकल 31 किस लिए, क्योंकि वो भी राइट टू प्रॉपर्टी जैसा ही है। सो राइट टू प्रॉपर्टी एंड आर्टिकल 31। राइट टू प्रॉपर्टी हमारे पास कहाँ लिखा हुआ था, आर्टिकल 19(1)(f) में। आर्टिकल 19(1)(f) गारंटी टू एवरी सिटीजन द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, की हर सिटीजन के पास राइट होगा कि वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, उसको होल्ड भी कर सकता है। देन आर्टिकल 31 ने क्या गारंटी किया कि कोई भी सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, मतलब कि फॉरेनर हो, कि अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है इंडिया के अंदर और उससे कोई प्रॉपर्टी ली जाती है, पहली बात तो उससे उसकी प्रॉपर्टी ली नहीं जा सकती है एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। और अगर अथॉरिटी ऑफ लॉ से उसकी प्रॉपर्टी लेती है, पहला तो वो पब्लिक पर्पस के लिए होनी चाहिए, दूसरा उसको कॉम्पेंसेशन मिलनी चाहिए। मैंने आपको बताया ना आर्टिकल 19 और 31 क्या कह रहे थे कि स्टेट
को जो थी ऑब्लिगेशन हो गई थी कि उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए, उस ऑब्लिगेशन को खत्म करने के लिए इसको फंडामेंटल राइट से निकाला गया। क्योंकि स्टेट किसी की प्रॉपर्टी लेती थी, उसको कॉम्पेंसेशन नहीं दिया तो बंदा सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता था। सॉरी। तो इसलिए उस चीज को खत्म करने के लिए राइट टू प्रॉपर्टी इन आर्टिकल 31 को क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया था। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने अबोलिश कर दिया था राइट टू प्रॉपर्टी और आर्टिकल 31 को पार्ट 3 से निकाल दिया था। और उसके बाद उन्होंने पार्ट 12 में आर्टिकल 300A में राइट टू प्रॉपर्टी हेडिंग के अंदर ही दोनों रख दिए थे। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी भी आर्टिकल 31 में। लेकिन दो केस अभी भी थे जहां पर कंपेंसेशन करने हैं, मैंने आपको बताया था कहाँ। एक तो आर्टिकल 30 में कि अगर आप किसी माइनॉरिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं, आपको वहां पर कंपेंसेशन अभी भी करना पड़ेगा। दूसरा आर्टिकल 31A जो कि हम अभी पढ़ेंगे। देन हम बात करते हैं एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स की। हमने फंडामेंटल राइट्स जो पढ़े 12 से लेके 32 तक लाइन में थे, सिर्फ बीच में हमने आर्टिकल 31 नहीं पढ़ा। 31 फॉर द रीजन वो रिपील हो चुका है। मैंने आपको बताया 31A B C भी है, बट वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। वो कुछ ऐसे चीजें उनमें लिखी हुई हैं जो फंडामेंटल राइट्स के अपोजिट है, तो उनको एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स माना जाता है, वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। सो आर्टिकल 31A हमें क्या कहता है, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स एक्सेट्रा। मतलब कि पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया है जो कि एस्टेट के एक्विजिशन से रिलेटेड है, वो लॉ जो है वो एब्रोगेट नहीं हो सकता। उसमें 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ आते हैं कि ये वाला लॉ मतलब इस प्रॉपर्टी के एक्वायर करने के रिलेटेड लॉ, एग्रीकल्चर रिलेटेड लॉ, लैंड एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर करने के रिलेटेड लॉ, मतलब वो सब लॉ आते हैं। 5 कैटेगरी है, वो कैटेगरी आपको करनी नहीं है, बस आप इतना जान लीजिए। इसमें मतलब सर्टेन लॉज हैं जिनको प्रोटेक्ट करके रखा गया है, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता इफ दे आर वायलेटिंग आर्टिकल 14 एंड 19। अगर उसके अलावा किसी और आर्टिकल को वायलेट कर रहे हैं तो चैलेंज हो सकते हैं। देन आर्टिकल 31A जो है वो इम्यूनाइज नहीं कर सकता है लॉ को जुडिशियल रिव्यू से। अभी हमने बोला कि लॉ को चैलेंज नहीं किया जा सकता, मतलब लॉ को सेव करके रखता है, ये जो आर्टिकल है सेव तो करके रखता है, लेकिन वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनाइज नहीं है। मतलब स्टिल उसको जो हमारी जुडिशरी है वो रिव्यू कर सकती है, देख सकती है कि ये जो लॉ है वो सही है या नहीं है, बट कब तक, जब तक कि उसको प्रेसिडेंट की एसेंट ना मिल जाए। मतलब कि अगर कोई ऐसा लॉ बनाया गया है किसी लैंड के एक्विजिशन से रिलेटेड, उसको अभी तक प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं मिली है, तो उसको जुडिशरी रिव्यू कर सकती है और उसको मतलब खत्म करने के ऑर्डर दे सकती है। बट एक बार उसको अगर प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई उसके बाद जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। दूसरा क्या है कि इस आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि आपको मार्केट वैल्यू पर पेमेंट या फिर कंपनसेशन करनी होगी अगर आप किसी पर्सन की पर्सनल कल्टीवेशन लैंड ले रहे हैं, मतलब किसी पर्सन के पास जमीन है जिस पर वो खेती करता है, आप उसको ले रहे हैं तो आपको कॉम्पेंसेशन करनी पड़ेगी। या फिर कोई सीलिंग लिमिट के अंदर उसकी लैंड है, मतलब गवर्नमेंट ने एक सीलिंग लिमिट रखी हुई है कि इतनी ही एग्रीकल्चर लैंड हो सकती है पर पर्सन। अगर आपके पास उससे ज्यादा लैंड है तो वो गवर्नमेंट ले लेगी, बट अगर उस लिमिट के विद इन आपके पास लैंड है, गवर्नमेंट आपसे ले रही है, तो गवर्नमेंट को आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। The next exception we have is Article 31B, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। इसमें क्या है, 9th शेड्यूल में आपके सर्टेन एक्ट्स और रेगुलेशंस रखे गए हैं, और आर्टिकल 31B क्या कहता है कि उन एक्ट्स और रेगुलेशंस को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये जो आपका 9th शेड्यूल था ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था। पहले आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स ही थे, ये 9th शेड्यूल आपका बाद में आया था। देन आईआर कोयलो केस 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 9th शेड्यूल में रख लो या किसी और शेड्यूल में रख लो, जुडिशरी तो रिव्यू करेगी ही करेगी, क्योंकि जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक फीचर है। केशवानंद भारती केस जो हुआ था 1973 में, उसमें ये बोला गया था कि बेसिक फीचर से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो जुडिशियल रिव्यू बेसिक फीचर है, तो आप किसी भी शेड्यूल में रखो, किसी भी आर्टिकल में रखो, कुछ भी रखो, जुडिशरी तो रिव्यू करेगी ही करेगी। और उन्होंने ये बोला कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर आप 9th शेड्यूल में कोई भी लॉ एक्ट रेगुलेशन कुछ भी रख रहे हो और वो आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 को एब्रोगेट कर रहे हैं, तो जुडिशरी उसको रिव्यू करेगी। यहाँ पर उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी, सिर्फ आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, और किसी के अगेंस्ट होते हैं तो कोई बात नहीं, उसको रिव्यू नहीं किया जा सकता। और 24 अप्रैल 1973 का क्या चक्कर है, 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस की
जजमेंट आई थी, इसलिए उसमें ही बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया था कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए उस तारीख के बाद से ही ये इम्प्लीमेंट हुआ था। Then Article 31C, saving of certain laws giving effect to certain directive principle। इसमें क्या था, आर्टिकल 31C के अंदर दो चीजें डाली गई थी। पहला तो क्या है कि कोई भी ऐसा लॉ जो आर्टिकल 39 आर्टिकल 39 क्या है, आर्टिकल 39 एक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डीपीएसपी क्या है, एक्चुअल में लॉ नहीं है, कुछ चीजें लिखी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस लिए लिखी कि जो भी गवर्नमेंट आती है और वो लॉ बनाती है तो वो डीपीएसपी को फॉलो करते हुए बनाएगी। मतलब उसमें हमारे प्रिंसिपल्स लिखे होंगे कि क्या फॉलो किए जाने चाहिए पॉलिसी और लॉ बनाते टाइम। सो आर्टिकल 39 जो है, 39B और C में जो लिखा हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई अगर लॉ बनाया जा रहा है और वो आर्टिकल 14 और 19 के अगेंस्ट है, ऐसा किस लिए है, जो आपका आर्टिकल 39 है ना, उसमें एक तो फ्री लीगल एड है और भी कुछ चीजें हैं। सो वो जो है ना, कई बार आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी है उसके अगेंस्ट चली जाती है, कई बार आर्टिकल 19 जो कि आपका राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कई बार उसके अगेंस्ट चली जाती है। सो ये लॉ बनाया गया कि अगर आर्टिकल 13 को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी लॉ बनाया गया और वो आर्टिकल 14-19 के अगेंस्ट है तो वो वर्ड नहीं होगा, ठीक है। दूसरों ने ये बोला कि कोई भी लॉ अगर हम बना रहे हैं, गवर्नमेंट बना रही है और वो ये बोल रही है कि ये लॉ आर्टिकल 39 को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है, तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता अगर वो बाद में आर्टिकल 39 को इम्प्लीमेंट ना करे तो भी। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट कोई भी लॉ बना सकती थी अपनी मर्जी का, अपने खुद के फायदे के लिए, और ये बोल सकती थी कि यह अपने आर्टिकल 39 को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया है। अगर उसने ये बोल दिया, उस लॉ में ऐसा लिख दिया कि आर्टिकल 39 के लिए बनाया है, तो वो चैलेंज नहीं हो सकता था। ये बहुत गलत चीज थी, इसलिए केस वनंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेकंड जो आपका प्रोविजन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू से तो आपने बाहर निकाल दिया। अपने लॉ को अगर किसी लॉ में लिखेंगे कि आर्टिकल 39 के लिए है तो उसको चैलेंज ही नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू तो बेसिक स्ट्रक्चर है। सो आपका सेकंड प्रोविजन जो है उसको नलिफाई कर रहे हैं, बट फर्स्ट प्रोविजन हम रख रहे हैं। फिर आगे मैंने चालाकी दिखाते हुए क्या किया कि फर्स्ट प्रोविजन रखा है, कोई बात नहीं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ले आए 1973 में और फर्स्ट प्रोविजन में ये डाल दिया। पहले तो ये था कि डीपीएसपी मतलब आर्टिकल 39 जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, फिर लिख दिया कोई भी डीपीएसपी हो, कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई लॉ बनाया गया है। और पहले क्या लिखा था कि अगर वो आर्टिकल 14 एंड 19 के अगेंस्ट होता है, अब लिख दिया अगर वो किसी भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होता है। मतलब अगर किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी लॉ बनाया गया है और वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट फिर एक्शन में आया और मिनर्वा मिल केस में 1980 में उन्होंने फिर से बोला कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा तो आप किसी भी डीपीएसपी का नाम लेके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कुछ भी लॉ बना दोगे, ठीक है। सो ये थे एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट। अब हम फंडामेंटल राइट्स में हमारे राइट्स कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में, क्या होते हैं टाइप्स ऑफ राइट्स, लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड सो ऑन। फिर हमने फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन किया था, क्या होते हैं, एवोल्यूशन किया था, कैसे हुआ कि पहले हमारे पास कुछ राइट्स थे, फिर हो रहा है और डिफरेंट केस में फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन बदलती गई। देन हमने फीचर्स किए थे फंडामेंटल राइट्स के, देन हमने डिटेल्स की फंडामेंटल राइट्स की फ्रॉम आर्टिकल 12 से आर्टिकल 32। देन हमने आर्टिकल 33, 34, 35 पढ़े जो कि एक्स्ट्रा थे। देन हमने कुछ एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स पढ़े, आर्टिकल 31A, 31B, 31C। देन हमने रिपील्ड आर्टिकल्स पढ़े, आर्टिकल 19(1)G दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी एंड आर्टिकल 31। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्रिटिसिज्म एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करते हैं, टू मच लिमिटेशंस, हमने देखा कि जो राइट्स स्टेट पर कन्फर किए गए हैं उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, बट जो राइट प्राइवेट इंडिविजुअल पर, नॉर्मल आम जनता को दिए गए हैं उस पर बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट। अब इकोनॉमिक राइट्स तो कहीं हम आए नहीं, हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हुए बीच में। सोशल राइट्स में अगर आप सोच रहे हो कि आर्टिकल 14, 15, 16 है तो है वो सोशल राइट्स हैं, तो आर्टिकल 14, 15, 16 तो सही है, बट जो आर्टिकल 14, 15, 16 है ना वो स्टेट की आर्बिट्रेरी एक्शन के अगेंस्ट है। प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट आपके पास एक आधे राइट्स है, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 15(2) है,
बट बाकी के जो आपको राइट्स दिए हुए हैं ना वो स्टेट के अगेंस्ट है, मतलब कि स्टेट आपके साथ इनइक्वालिटी नहीं कर सकता। और अगर स्टेट आपके साथ इनइक्वालिटी नहीं कर रहा ना तो उसको पॉलिटिकल राइट कहते हैं, सोशल राइट नहीं कहते। उसे पॉलिटिकल इक्वालिटी आएगी, मतलब कि पॉलिटिक्स में सबको इक्वली पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। सोशल राइट्स क्या होते हैं कि समाज में सब में बराबरी हो, समाज के लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव ना करें। तो वो तब होगा जब आर्टिकल 14, 15, 16 प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल लड़के और लड़की में फर्क नहीं करना, ये जो है सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट है। मतलब अगर स्टेट लड़के और लड़की में फर्क नहीं कर रही है तो उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, बट उनको इक्वल सोशल राइट्स दिलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी डालना पड़ेगा कि लड़के और लड़की में भेदभाव सोसाइटी भी नहीं कर सकती, स्टेट भी नहीं कर सकता और सोसाइटी के लोग भी नहीं कर सकते, तब वो सोशल राइट्स बनेगा। ठीक है, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में सोशल राइट्स नहीं है। देन डिफिकल्ट लैंग्वेज, अभी आपने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारी टर्म्स ऐसी लिखी हुई है जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता होती, सो डिफिकल्ट लैंग्वेज है। नो एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्टेन टर्म्स, हमने पढ़ा था मार्शल लॉ की कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्टेट जो टर्म है उसकी कोई पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। नॉट परमानेंट, फंडामेंटल राइट्स परमानेंट नहीं है, पार्लियामेंट लॉ बनाकर उनको एब्रोगेट कर सकती है। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड हो जाते हैं। एक्सपेंसिव रेमेडी, आपको रेमेडी के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा तो वो एक्सपेंसिव पड़ता है। स्टेट लेजिस्लेचर को कंसिडर ही नहीं किया गया है, आपने देखा सारे लॉ बनाने का राइट किसके पास है, पार्लियामेंट पास। देन सिग्निफिकेंस की हम बात करते हैं, दीज आर बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, नेसेसरी कंडीशन प्रोवाइड करते हैं फॉर मोरल प्रोटेक्शन ऑफ मैन, इंडिविजुअल लिबर्टी प्रोवाइड करते हैं अंडर आर्टिकल 21, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 14, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी आर्टिकल 29 एंड 30, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की प्रोटेक्शन आर्टिकल 15, 16 में रिजर्वेशन दिया हुआ है, स्ट्रेंथन ऑफ सेक्युलर फैब्रिक आर्टिकल 25 to 28, चेक द एब्सोल्यूटनेस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट जो है वो अपनी अथॉरिटी को आर्बिट्रेरी यूज ना कर सके उसको चेक करते हैं, चेक मतलब यहाँ पे रोकना है, उसको रोकते हैं। देन फाउंडेशन स्टोन ऑफ सोशल इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और जस्टिस के लिए फाउंडेशन स्टोन है, इतने फंडामेंटल राइट नहीं लिखे हुए हैं सोशल इक्वालिटी के लिए। देन इंडिविजुअल की डिग्निटी को मेंटेन करते हैं, वापस से आर्टिकल 21 है, आपके पास आर्टिकल 20 है। देन फैसिलिटेट द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, कैसे फैसिलिटेट करते हैं, अगर स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा बिटवीन अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी तो जो सभी लोग हैं वो इक्वली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। देन एबॉलिश सोशल इविल, कौन सी सोशल इविल, आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करते हैं ये। एंड देन प्रोवाइड बेसिक राइट्स, आपको प्रोवाइड करते हैं, बेसिक फैसिलिटीज आपको मिलती हैं फंडामेंटल राइट्स की वजह से। प्रोटेक्शन फ्रॉम इनह्यूमन ट्रीटमेंट, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 17 आपको इनह्यूमन ट्रीटमेंट से बचाते हैं। स्ट्रेंथन आवर वॉइस, हमारी वॉइस को स्ट्रेंथन करते हैं, स्ट्रेंथन कैसे करते हैं, आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है। मेंटेन कंसिस्टेंसी इन लॉ में कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं कैसे, अभी हमने क्रिटिसिज्म में पढ़ा कि स्टेट लेजिस्लेचर को तो इंक्लूड नहीं किया गया, सिर्फ पार्लियामेंट्री लॉ बना सकती है। उसका रीजन क्या है, सपोज कहीं पे इमरजेंसी आ जाती है, मान लो इमरजेंसी के टाइम पे अब लॉ बनाने के लिए बोला गया, गुजरात वाले अलग लॉ बना रहे हैं, राजस्थान वाले अलग लॉ बना रहे हैं, हरियाणा वाले अलग लॉ बना रहे हैं, तो ऐसे अगर सब अलग अलग लॉ बनाएंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट अगर पार्लियामेंट सबको एक ही लॉ बना के दे तो वो जो लॉ होगा उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। राइट्स आउटसाइड पार्ट थर्ड से बाहर हमारे पास क्या क्या राइट्स हैं, ऑल दो हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है बट स्टिल ये हमारे राइट्स हैं। कोई भी टैक्स जो है, नो टैक्स शैल बी लिवाइड एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, अथॉरिटी ऑफ लॉ को छोड़ के कोई भी हमसे जो टैक्स है वो लिवाई नहीं कर सकता और ना ही कलेक्ट कर सकता है, दिया हुआ आर्टिकल 265 इन पार्ट 12। देन वापस से पार्ट 12 में हमारे पास आर्टिकल 300A तो हम पढ़ ही चुके हैं, राइट टू प्रॉपर्टी। देन आर्टिकल 301 इन पार्ट 13 ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स जो होगा थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, हमें इंडिया की टेरिटरी के थ्रू आउट अगर ट्रेड और कॉमर्स करना है तो वो फ्री होगा। सो यहाँ पर हमारा फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर कंप्लीट होता है फाइनली 4 क्लासेस के बाद। नेक्स्ट आपकी फंडामेंटल राइट के करंट अफेयर से रिलेटेड एक और क्लास है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। वो मेंस के लिए, मेंस में जो आंसर राइटिंग होती है उसमें एग्जाम्पल लिखने के लिए केस स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो अगर आपको देखनी है क्लास, आप मेंस में आंसर राइटिंग करने वाले हैं और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर देखिए उस क्लास को। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।